एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका सब्जेक्ट है बीकॉम 6 सेमेस्टर का इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सेक्शन सी। जितने भी सेक्शन सी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न बेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं जो कि है एक्सप्लेन द प्राइस लेवल अकाउंटिंग, डिस्कस द मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। प्राइस लेवल अकाउंटिंग को इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी कहा जाता है। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू प्राइस लेवल अकाउंटिंग। प्राइस लेवल अकाउंटिंग एक अकाउंटिंग मेथड है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट करता है ताकि मनी की परचेजिंग पावर में जो चेंजेस आते हैं जैसे कि इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन की वजह से उनको रिफ्लेक्ट किया जा सके। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें, जब प्राइस बढ़ता है या फिर गिरता है तो पैसे की वैल्यू चेंज होती है और प्राइस लेवल अकाउंटिंग इंश्योर करता है कि कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स रियल और एक्यूरेट पिक्चर दिखाएं बाय द कंसीडरिंग चेंज इन प्राइस लेवल्स। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशंस ऑफ प्राइस लेवल अकाउंटिंग। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट फॉलो करता है जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज को उनके ओरिजिनल परचेज प्राइस पर रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन्फ्लेशन के टाइम पर ये कॉस्ट आउटडेटेड हो जाती है और रियल वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं करती। प्राइस लेवल अकाउंटिंग इन वैल्यूज को एडजस्ट करता है एक एप्रोप्रिएट प्राइस इंडेक्स यूज करके, जैसे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स, ताकि करंट वर्थ रिफ्लेक्ट हो सके। इससे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ज्यादा एक्यूरेट होती है और डिसीजन मेकिंग बेटर होता है। अब देखते हैं मेथड्स ऑफ प्राइस लेवल अकाउंटिंग। प्राइस लेवल अकाउंटिंग में दो तरह के मेथड आते हैं। करंट परचेजिंग पावर मेथड जिसे सीपीपी के नाम से जाना जाता है और दूसरा है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड जिसे सीसीए के नाम से जाना जाता है। करंट परचेजिंग पावर मेथड होता क्या है? इस मेथड में सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स को एक जनरल प्राइस इंडेक्स के बेसिस पर एडजस्ट किया जाता है, वेयर एज करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड में एसेट्स और लायबिलिटीज को उनके करंट मार्केट प्राइस पर रीवैल्यू किया जाता है। अब देखते हैं मेरिट्स ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग जो प्राइस लेवल अकाउंटिंग को इंक्लूड करता है के बेनिफिट्स देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले है मोर रियलिस्टिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये कंपनी की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है बाय कंसीडरिंग द इन्फ्लेशन इफेक्ट्स, एसेट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी का एक्यूरेट पिक्चर देता है। Second is prevents overstatements of profit. हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फ्लेशन के टाइम पर प्रॉफिट को ओवरस्टेट कर सकता है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इंश्योर करता है कि डेप्रिसिएशन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सीओजीएस इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो, जिससे प्रॉफिट फिगर एक्यूरेट हो जाती है। थर्ड इज बेटर डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है। फ्यूचर एक्सपेंशन और एसेट रिप्लेसमेंट के लिए बेटर प्लानिंग पॉसिबल होती है। फोर्थ इज प्रोटेक्ट स्टेक होल्डर इंटरेस्ट। इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स को कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल हेल्थ का क्लियर पिक्चर मिलता है। स्टेक होल्डर्स को फेयर रिटर्न मिलते हैं और लेंडर्स के लिए करेक्ट इंटरेस्ट कैलकुलेशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव टैक्सेशन पॉलिसी। कंपनीज को इन्फ्लेटेड प्रॉफिट पर एक्स्ट्रा टैक्स देने से बचाता है और गवर्नमेंट को फेयर टैक्स पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है। अब देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। एडवांटेजेस के बावजूद इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, जैसे कि सबसे पहले है कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली इम्प्लीमेंटेशन। इसमें डिटेल कैलकुलेशंस और एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं जो टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव भी होते हैं। कंपनीज को ट्रेन्ड अकाउंटेंट्स चाहिए होते हैं जो इस मेथड को प्रॉपरली अप्लाई कर सकें। सेकंड इज सब्जेक्टिविटी इन प्राइस इंडेक्स सिलेक्शंस। अलग अलग प्राइस इंडेक्सेस डिफरेंट रिजल्ट दे सकते हैं, जिससे इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। कौन सा इंडेक्स चूज करना है ये डिसीजन फाइनेंशियल कंपैरिजन को इम्पेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफिकल्टी इन कंपैरेबिलिटी।
एडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्टली कंपेयर नहीं किए जा सकते। उन स्टेटमेंट से हिस्टोरिकल कोर्स पर बने होते हैं और इन्वेस्टर्स को डिफरेंट कंपनीज कंपेयर करने में डिफिकल्टी होती है जब अलग अलग इन्फ्लेशन मेथड यूज हो रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। कई कंट्रीज अभी भी ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो करती है और कुछ रीजन में रेगुलेटरी एक्सेप्टेंस और स्टैंडर्डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस अप्रोचेस टू सोशल अकाउंटिंग, विच वन डू यू सजेस्ट एंड व्हाई। अप्रोचेस टू सोशल अकाउंटिंग एंड रिकमेंडेशन। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग, जिसे हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR अकाउंटिंग या फिर सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग भी कहते हैं, ये एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के सोशल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को मेजर और रिपोर्ट किया जाता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, ये सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तक लिमिटेड नहीं होता है, बल्कि ये इवेल्युएट करता है कि कंपनी सोसाइटी, स्टेक होल्डर्स और एनवायरनमेंट के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रही है। सोशल अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करने में, रेपुटेशन एनहांस करने में और अपने ऑपरेशंस को सस्टेनेबल डेवलप गोल्स के साथ अलाइन करने में। आप देखते हैं वेरियस अप्रोचेस टू सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग के कई अप्रोचेस होते हैं और हर अप्रोच कंपनी के सोशल इम्पैक्ट के लिए अलग अलग एस्पेक्ट पर फोकस करता है। सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। इस अप्रोच में सोशल और इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज को रिपोर्ट किया जाता है बिना किसी स्पेसिफिक फ्रेमवर्क या फिर क्वांटिफिकेशन के। ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है CSR इनिशिएटिव्स के बारे में, जैसे कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एम्प्लॉय वेलफेयर, एथिकल प्रैक्टिसेस। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? इसमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता है, इसीलिए कंपैरिजन करना डिफिकल्ट हो जाता है। सेकंड अप्रोच इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अप्रोच। ये अप्रोच सोशल एक्टिविटीज को फाइनेंशियल टर्म्स में इवेल्युएट करता है बाय कंपेयरिंग कॉस्ट इंकर्ड वर्सेस बेनिफिट जनरेटेड फॉर सोसाइटी। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी पोल्यूशन कंट्रोल पर पैसा स्पेंड करती है तो ये मेजर करता है कि हेल्थ हजार्ड कितने रिड्यूस हुए हैं। अब देखते हैं लिमिटेशन क्या है इसके। कुछ सोशल बेनिफिट जैसे कि पब्लिक परसेप्शन इंप्रूव होना और क्वांटिफाई करना मुश्किल होता है। थर्ड इज वैल्यू एडेड अप्रोच। ये फोकस करता है कि कंपनी के द्वारा जनरेट किए गए वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बीच, जैसे कि एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, सोसाइटी। ये फैक्टर्स कंसीडर करते हैं जैसे कि वेजेस, टैक्स पेड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट्स। लिमिटेशंस क्या है? ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का डायरेक्ट असेसमेंट प्रोवाइड नहीं करता है। फोर्थ टाइप ऑफ अप्रोच इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग अप्रोच। ये अप्रोच कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर करता है बेस्ड ऑन एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें इंक्लूड होता है जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल, एम्प्लॉयज बेनिफिट्स, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और कॉर्पोरेट फिलेंथ्रोपी। लिमिटेशंस क्या है? इसके लिए एक्सटेंसिव डाटा कलेक्शन और प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत होती है। फिफ्थ टाइप ऑफ अप्रोच इज स्टेक होल्डर्स अप्रोच। ये अप्रोच बिजनेस एक्टिविटीज के इम्पैक्ट को कंसीडर करता है वेरियस स्टेक होल्डर्स पर, जैसे कि कस्टमर, एम्प्लॉयज, सप्लायर और कम्युनिटीज। ये कंपनीज को हेल्प करता है कि अपनी स्ट्रेटेजीज को स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अलाइन करने में। लिमिटेशंस क्या है? डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को बैलेंस करना डिफिकल्ट होता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा लिमिटेशन है। नेक्स्ट टाइप ऑफ अप्रोच इज एनवायरमेंटल अकाउंटिंग अप्रोच। ये अप्रोच स्पेसिफिकली एनवायरमेंट पर कंपनी के इम्पैक्ट पर फोकस करता है, जैसे कि रिसोर्सेज कंजम्पशंस, एमिशंस, वेस्ट मैनेजमेंट। ये ऑफन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज करता है, जैसे ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, जिसे GRI कहते हैं। लिमिटेशंस क्या है? ये एम्प्लॉय वेलफेयर या कम्युनिटी डेवलपमेंट जैसे कि सोशल इश्यूज को फुली एड्रेस नहीं करता है। अब देखते हैं सजेस्टेड अप्रोचेस एंड जस्टिफिकेशन।
इन सब अप्रोचेस में से स्टेक होल्डर अप्रोच मॉडर्न बिजनेसेस के लिए सबसे सुटेबल माना जाता है। लेकिन ऐसे क्यों? रीजंस क्या हैं? ये सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को कंसीडर करता है, सिर्फ शेयर होल्डर तक लिमिटेड नहीं होता है। ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता है और कंपनी की रेपुटेशन और ट्रस्ट बिल्डिंग करता है, बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और बिजनेस को सोशली रिस्पॉन्सिबल और एथिकल बनाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि है डिस्कस द मेजर इश्यूज इन कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड हाउ टू रिजॉल्व देम, एक्सप्लेन विथ लॉजिक। मेजर इश्यूज इन कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड देयर रेजोल्यूशंस। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर और डिस्क्लोज करना स्टेक होल्डर्स के लिए, जैसे कि इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, रेगुलेटरी अथॉरिटीज और जनरल पब्लिक। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है एक्यूरेट और रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करे। लेकिन रियलिटी में कुछ इश्यूज होते हैं जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस को कम कर देता है। अब देखते हैं मेजर इश्यूज इन कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सबसे पहले है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर। कुछ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करती है ताकि वो अपनी इमेज ज्यादा अच्छी दिखा सके, जिससे मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मिलती है। हिडन लाइबिलिटीज ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग और एग्रेसिव रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉमन प्रॉब्लम है। इसका रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन मतलब सोल्यूशन क्या है इसका? स्ट्रिक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, जैसे आईएफआरएस और गैप, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए, और रेगुलेटरी बॉडीज जैसे कि सेबी, एससीसी और एफएएसबी को डिस्क्लोजर नॉर्म्स इन्फोर्समेंट करने चाहिए। कंपनीज को इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग अडॉप्ट करना चाहिए, फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल डाटा कंबाइन करके। सेकेंड इज अर्निंग मैनेजमेंट एंड क्रिएटिव अकाउंटिंग। कंपनीज कभी कभी अकाउंटिंग लूप होल्स का यूज करके अर्निंग मैनिपुलेट करती है ताकि मार्केट एक्सपेक्टेशंस मीट कर सके। प्रैक्टिसेस जैसे कि प्रीमेच्योर रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, एक्सपेंसेस शिफ्टिंग और एसेट ओवरस्टेटमेंट, ये सब फाइनेंशियल रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। रेजोल्यूशन क्या है? इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होने चाहिए और रेगुलर इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए। फॉरेंसिक अकाउंटिंग का यूज इंकरेज करना चाहिए ताकि फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए, और एग्जीक्यूटिव्स को कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसीज के थ्रू अकाउंटेबल बनाना चाहिए। थर्ड टाइप इज नॉन कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कुछ कंपनीज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करती। इस इनकंसिस्टेंसी की वजह से ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए कंपैरिजन करना डिफिकल्ट हो जाता है। रेजोल्यूशन क्या है इसका? आईएफआरएस का मैंडेटरी अडॉप्शन होना चाहिए ग्लोबल हार्मोनाइजेशन के लिए। ठीक है। Training accountants and financial managers to ensure compliance with updated regulation. Accountants और financial managers को proper training देनी चाहिए ताकि वो updated regulation को correctly follow कर सकें। Fourth is fraudulent financial reporting. एनरॉन और सत्यम जैसे केसेस दिखाते हैं कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज इन्वेस्टर्स के लिए कितने बड़े फाइनेंशियल लॉसेस का रीजन बन सकती है। कभी कभी मैनेजमेंट ऑडिटर्स के साथ मिलकर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को छुपा लेती है। सोल्यूशन क्या है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रोल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अवॉइड करने चाहिए। विसल ब्लोअर पॉलिसी इस्टेब्लिश करनी चाहिए ताकि एम्प्लॉयज अनएथिकल प्रैक्टिसेस रिपोर्ट कर सकें, और फाइनेंशियल फ्रॉड के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट पेनल्टीज और लीगल एक्शंस इन्फोर्स करने चाहिए। फिफ्थ इज कम्प्लेक्सिटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत सारे फाइनेंशियल रिपोर्ट इतने कम्प्लेक्स होते हैं कि इन्वेस्टर और स्टेक होल्डर्स के लिए इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समझना डिफिकल्ट हो जाता है। टेक्निकल जार्गन्स का एक्सेसिव यूज और लेंथी डिस्क्लोजर एसेंशियल डिटेल को हाइड कर देता है। सोल्यूशन: फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करना चाहिए बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग इंस्टेड ऑफ रूल बेस्ड अकाउंटिंग। इन्वेस्टर्स के बीच फाइनेंशियल लिटरेसी को इम्प्रूव करना चाहिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू। नेक्स्ट इज डिलेड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कुछ कंपनीज फाइनेंशियल रिपोर्ट्स टाइम पर रिलीज नहीं करती,
जिससे इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स की डिसीजन मेकिंग पर इफेक्ट पड़ता है। डिलेड का रीजन हो सकता है जैसे कि पुअर इंटरनल प्रोसेसेस, स्किल्ड पर्सनल की कमी या इंटेंशनली डाटा को रोकना। रेजोल्यूशन क्या है इसकी? फाइनेंशियल रिपोर्ट सबमिशन के लिए स्ट्रिक्ट डेडलाइन सेट करनी चाहिए और ऑटोमेटेड अकाउंटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करने चाहिए ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जल्दी प्रिपेयर हो सके। नेक्स्ट पॉइंट इज एथिकल इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अनएथिकल प्रैक्टिसेस जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग और बायर्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटीग्रिटी को डैमेज करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब होता है जब ऑडिटर्स या बोर्ड मेंबर्स का कंपनी के साथ फाइनेंशियल कनेक्शन हो। सोल्यूशन या फिर रेजोल्यूशन क्या है इसका? कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसीज को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए ताकि एथिकल इंटीग्रिटी मेंटेन रहे और ऑडिटिंग फंक्शंस को मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस से अलग रखना चाहिए ताकि इंडिपेंडेंट रिव्यू इंश्योर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS. How IFRS differs with US GAAP. Similarities and difference between Indian accounting standards and IFRS and difference between IFRS US GAAP. तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मेन पर्पस होता है यूनिफॉर्मिटी, ट्रांसपेरेंसी और कंपैरेबिलिटी इंश्योर करना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। इंडिया ने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया है जो लार्जली इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS के साथ कन्वर्ज्ड है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू लोकल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। साथ ही IFRS काफी हद तक US जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल US GAAP जिसे कहते हैं से भी डिफरेंट है, क्योंकि US GAAP ज्यादा रूल बेस्ड अप्रोच फॉलो करता है। अब देखते हैं सिमिलरिटीज बिटवीन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS। सबसे पहले है प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क। दोनों इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है इंटरप्रिटेशन में। सेकंड इज फेयर वैल्यू मेजरमेंट। दोनों स्टैंडर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एसेट्स और लाइबिलिटीज के लिए फेयर वैल्यू अकाउंटिंग पर एम्फसाइज देते हैं। थर्ड इज कंपोनेंट अकाउंटिंग। दोनों रिक्वायर करते हैं कि एसेट का डेप्रिसिएशन कंपोनेंट वाइज हो, ना कि एक ही रेट से पूरे एसेट डेप्रिसिएट हो। ठीक है। फोर्थ इज कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोनों सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर और एसोसिएटेड के कंसोलिडेशन के लिए सिमिलर प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110 एंड IFRS 10 के इक्विवेलेंट। Fifth is revenue recognition. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 एंड IFRS 15 के साथ अलाइन करता है। ये 5 स्टेप मॉडल फॉलो करता है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लीज अकाउंटिंग। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 IFRS 16 को फॉलो करता है। इसमें लीज को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है एज राइट ऑफ यूज एसेट और लाइबिलिटीज। Next point is financial instruments. Indian Accounting Standard 109 and IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन बिजनेस मॉडल और कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखते हैं डिफरेंस इन बिटवीन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS। सबसे पहला एस्पेक्ट है रेगुलेटरी अथॉरिटी। इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर द्वारा इशू होता है और ICAI द्वारा गवर्न होता है। इन IFRS IASB मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड द्वारा इशू होता है। Second aspect is applicability. In Indian accounting standard, इंडिया में लिस्टेड और लार्ज अनलिस्टेड कंपनीज के लिए मैंडेटरी होता है। एंड IFRS 140 प्लस कंट्रीज में अडॉप्ट किया गया है। थर्ड एस्पेक्ट इज प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनीज को शेड्यूल 3 फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है, वेयर एज इन IFRS प्रेजेंटेशन में फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है। फोर्थ एस्पेक्ट इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट या
NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो भी लोअर हो, ठीक है। इन IFRS सिमिलर रूल्स है, लेकिन नेट रियलाइजेबल वैल्यू एडजस्टमेंट को रिवर्स किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट इज बोरिंग कॉस्ट। इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 क्वालिफाइंग एसिड के रिलेटेड सारे बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज्ड करना पड़ता है, वेयर एज इन IFRS 23 कुछ डिस्क्रिशन अलाउ करता है रिकॉग्नाइजिंग बोरिंग कॉस्ट में। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज डेफर्ड टैक्सेस। इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 बैलेंस शीट अप्रोच यूज करता है विद इंडियन टैक्स लॉ मॉडिफिकेशन, वेयर एज इन IFRS 12 प्योर बैलेंस शीट अप्रोच फॉलो करते हैं। सेवंथ एस्पेक्ट इज गुडविल एंड अमोर्टाइजेशन। इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गुडविल का एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्ट होता है, लेकिन कुछ केसेस में अमोर्टाइजेशन अलाउ हो सकता है, वेयर एज इन IFRS गुडविल अमोर्टाइजेशन अलाउ नहीं करता, सिर्फ इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होती है। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉसेस। इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कुछ केसेस में एक्सचेंज डिफरेंसेस को कैपिटलाइज्ड करने की परमिशन देते हैं, वेयर एज इन IFRS 21 एक्सचेंज डिफरेंसेस को कैपिटलाइज करने की परमिशन नहीं देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट या एस्पेक्ट कह लो, दैट इज इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योरेंस के लिए अभी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फुली डेवलप नहीं है, वेयर एज इन IFRS 17 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न करता है। अब देखते हैं डिफरेंस इन बिटवीन IFRS एंड US GAAP। सबसे पहला एस्पेक्ट है फ्रेमवर्क टाइप। IFRS प्रिंसिपल बेस्ड मतलब जजमेंट और इंटरप्रिटेशन अलाउ करता है, वेयर एज इन US GAAP रूल बेस्ड स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस फॉलो करता है। क्या है? IFRS प्रिंसिपल बेस्ड है और US GAAP रूल बेस्ड है। सेकेंड एस्पेक्ट इज रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। इन IFRS 15 एक 5 स्टेप मॉडल यूज करता है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन पर फोकस करता है, वेयर एज इन US GAAP ASC 606 सिमिलर मॉडल फॉलो करता है, लेकिन ज्यादा इंडस्ट्री स्पेसिफिक गाइडेंस देता है। थर्ड एस्पेक्ट इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन। LIFO मेथड अलाउ नहीं है, वेयर एज इन US GAAP LIFO और FIFO और वेटेड एवरेज मेथड अलाउ है। IFRS में LIFO मेथड अलाउ नहीं है, उसके अलावा बाकी मेथड अलाउ है, वेयर एज US GAAP में LIFO, FIFO और वेटेड एवरेज मेथड अलाउ है। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज लीज अकाउंटिंग। इन IFRS 16 के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट सभी लीज को फाइनेंस लीज ट्रीट किया जाता है, वेयर एज इन US GAAP ASC 842 फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज में डिफरेंसेस करता है। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज टेंजिबल एसेट। एसेट तब रिकॉग्नाइज होता है जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल हो, वेयर एज इन US GAAP एसेट तब रिकॉग्नाइज होता है जब कॉस्ट रिलायबली मेजर हो। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज गुडविल इम्पेयरमेंट। हर साल इम्पेयरमेंट टेस्ट होता है, एमोर्टाइजेशन अलाउ नहीं होता है, वेयर एज इन US GAAP कुछ केसेस में गुडविल एमोर्टाइजेशन अलाउ हो सकते हैं। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेपरेटली क्लासिफाई नहीं किया जाता, वेयर एज इन US GAAP एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स लॉसेस के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट अलाउ होते हैं। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज डेफर्ड टैक्सेस। इन IFRS बैलेंस शीट अप्रोच फॉलो करते हैं, वेयर एज इन US GAAP टाइमिंग डिफरेंसेस अप्रोच फॉलो करते हैं। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज डेवलपमेंट कॉस्ट। इन IFRS अगर क्राइटेरिया मीट हो जाए तो कैपिटलाइज्ड किया जा सकता है, वेयर एज इन US GAAP एक्सपेंस्ड इमीडिएटली इन मोस्ट केसेस। Last aspect is consolidation rules. In IFRS, it is based on control and significant influences, whereas in US GAAP uses a variable interest model in addition to voting interest. I hope आपको यूनिट C के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके जाना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।
और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विद लर्न वेल।